चाय की दुकान से 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि प्रधानमंत्री निवास तक देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफर की आज हम बात करते हैं। नरेंद्र मोदी बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए। अपने पिता के काम में हाथ बटाते हुए ट्रेन के डिब्बों में वो चाय बेचा करते थे। 17 सितंबर 1950 गुजरात के बड़नगर में उनका जन्म हुआ। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी और मां हीराबेन मोदी कच्चे मकान में रहते थे। उनके 6 भाई बहन थे। नरेंद्र मोदी 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। नाटक भाषणों में जमकर हिस्सा लिया करते थे और देर रात तक वो लाइब्रेरी पढ़ा करते थे। जब वो 13 साल की उम्र में थे तो उनकी सगाई यशोदाबेन से कर दी गई और 17 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। कुछ समय साथ रहने के बाद नरेंद्र मोदी की इच्छा से दोनों अचानक एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और यशोदाबेन की शादी जरूर हुई, पर वो कभी साथ नहीं रहे। बचपन से ही मोदी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, तब नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और ट्रेन के डिब्बों में जवानों को दौड़ दौड़कर चाय भी पिलाया करते थे। जीवन के मानस को समझते समझते अचानक से नरेंद्र मोदी ने आरएसएस का हाथ थाम लिया और वे 1971 में आरएसएस के प्रचारक बन गए। फिर क्या था, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। सुबह 5 बजे उठना, देर रात तक अध्ययन करना और फिर सो जाना। प्रचारक रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गुजरात सहित देश के कई हिस्सों का दौरा भी किया। यहां तक कि वो इस दौरान लंबे समय तक हिमालय में रहे और चिंतन भी किया। बतौर प्रचारक उन्होंने पार्टी और संघ के लिए जमकर काम किया। इस दौरान उन्होंने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक देश के लोगों को और उनके मिजाज को भली भांति समझा और जाना। 1975 के बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। इस दौरान सरकार ने आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, पर नरेंद्र मोदी चोरी छुपे आरएसएस से जुड़कर देश की सेवा में लगे रहे। आरएसएस ने मोदी के काम को देखते हुए उन्हें बीजेपी में भेज दिया, जहां पर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का आयोजन किया और देखते देखते बीजेपी के कई नेताओं में मोदी चढ़ गए। गुजरात 1995 में बीजेपी ने मोदी को चुनाव के काम में झोंक दिया। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने जमकर मेहनत की, पर जैसा कि हर राजनीतिक पार्टी में होता है, प्रतिभाशाली लोगों को कुछ ज्यादा ही संघर्ष करना पड़ता है। और इसी दौरान नरेंद्र मोदी की शंकर सिंह बाघेला से कहासुनी हो गई। बाघेला ने बीजेपी छोड़ दी और नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेज दिया गया और गुजरात की सत्ता पर केशुभाई पटेल काबिज हो गए। नरेंद्र मोदी को बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाकर दिल्ली भेजा गया। मोदी ने जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। 2001 में अचानक केशुभाई पटेल की तबीयत खराब होने लगी। संघ और संगठन को चिंता होने लगी। रिपोर्ट यह आई कि गुजरात में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है और वो दोबारा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। राज्य में सत्ता परिवर्तन किया गया, केशुभाई पटेल को हटाया गया और नरेंद्र मोदी बन गए गुजरात के मुख्यमंत्री। तब से नरेंद्र मोदी ने कभी पलटकर नहीं देखा। गुजरात जैसे राज्य को उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, पर्यटन में बेहतर पहचान दी। गुजरात ऐसा इकलौता राज्य था जहां पर नदियों को जोड़कर पानी की समस्या को खत्म किया गया। मोदी ने गुजरात को सबसे बड़ा सोलर पार्क भी दिया। देखते देखते गुजरात को भारत का सबसे बेहतर राज्य बना दिया और इसी बीच गुजरात के गोधरा कांड से नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया। एक बड़े विदेशी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके लिए मोदी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगाए जाने के बाद 59 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद 28 फरवरी 2002 में पूरे गुजरात में तनाव फैल गया, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह संख्या इससे भी कहीं ज्यादा थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जांच दल का गठन किया। लंबी प्रक्रिया के बाद नरेंद्र मोदी को अपनी ही पार्टी के कई नेताओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म याद दिलाते हुए पद छोड़ने की सलाह तक दे डाली थी। पर मोदी डिगे नहीं, अपनों के तीर झेलते रहे। अंततः उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टर हिंदूवादी नेता माने जाते हैं।
पर गुजरात के विकास के लिए उन्होंने बिना नियम कायदे के अतिक्रमण कर बनाए मंदिरों को तोड़वाया, जिसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद के विरोध का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। वे बस गुजरात की जनता से सीधा संबंध बनाते हुए, सीधा संवाद बनाते हुए आगे बढ़ते चले गए और लगातार 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए। इस बीच उनके साथ कई विवाद भी जुड़े रहे, जिसका फायदा विपक्षी पार्टियों ने उठाने की पूरी कोशिश की, पर वो सफल कभी नहीं हो पाई। 2014 में लोकसभा चुनाव में संघ और संगठन में प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त नाम पर मंथन हुआ। विदेशी मूल की सोनिया गांधी और लो प्रोफाइल डॉक्टर मनमोहन सिंह भी लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोह पुरुष पर भारी पड़ रहे थे। तब चिंतन मंथन के बाद संघ ने नरेंद्र मोदी के नाम को आगे किया और उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया। बस ये बड़ी बात थी और बड़ा दिन भी था। यहां भी उन्हें बाहर से ज्यादा घर के लोगों से चुनौती मिली और आडवाणी खेमा नरेंद्र मोदी को पटकनी देने में लग गया। पर मोदी कहां रुकने वाले थे, बस वो आगे बढ़ते चले गए और लोकसभा चुनाव में उन्हें भारी सफलता हासिल की। इस चुनाव में उन्होंने संघ, संगठन, सामाजिक संस्थाओं का जमकर सहयोग मिला और सोशल मीडिया का जमकर उन्होंने इस्तेमाल भी किया। विपक्षी पार्टियां उनके बनाए राजनीतिक चक्रव्यूह में उलझ कर रह गईं और आज तक उलझी हुई हैं। 2014 के चुनाव के बाद से और आज तक की सत्ता के समीकरण से एक बात तो साफ होती है कि नरेंद्र मोदी कभी अपने दोस्त और दुश्मनों को भूलते नहीं हैं। सरकार गठन में भी ये बात साफ दिखाई दी। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के लिए आर्थिक, सामाजिक, विदेशी स्तर पर कई चुनौतियां रहीं, जिनसे निपटने में नरेंद्र मोदी ने सफलता हासिल की। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो वाकई नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी बने हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा देश की सीमाएं और आर्थिक स्थिति पर उम्मीद है। पर मोदी इससे पार पा लेंगे, क्योंकि उनकी नीतियां और उनका काम कुछ इस तरह से दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी ज्योतिष विज्ञान के बड़े शौकीन हैं। ज्योतिष और हस्तरेखा को लेकर उनके मन में हमेशा जिज्ञासा रहती है। मोदी कहते हैं कि मां बाप के अधूरे सपने जीवन की समस्या हैं, इसलिए बच्चों को खुद अपना रास्ता चुनना चाहिए और मां बाप को उन्हें जबरदस्ती अपने सपने नहीं थोपना चाहिए। प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी भले ही हैं, पर वे अपने आप को मजदूर नंबर 1 और प्रधान सेवक कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं। मोदी कहते हैं कि मेरे पास अपने बाप दादा का कुछ नहीं है और ना चाहिए, बस कुछ है तो वो मां का आशीर्वाद है। और इसलिए हमेशा नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे, हम मनमौजी हैं, हमारा क्या, कभी भी झोला उठाकर चले जाएंगे। लोग कुछ भी कहें, लेकिन अचानक 2026 के बाद किसी भी दिन वो सत्ता का मोह छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए लोग प्यार से नरेंद्र दामोदर दास मोदी को राजनीतिक संत भी कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ITV नेटवर्क की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।